अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर रंजीता और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप इस ईमेल एड्रेस पर मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के सीरीज भी देखना, जैसे कि साइंस एनसीईआरटी सीरीज और साइंस एमसीक्यू सीरीज, तो उन सब के लिंक आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। इस चैप्टर में जैसा कि मैंने आपको क्लास 6 में बता रही थी, हमने क्लास 6 जो है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो क्लास 6 की जो हिस्ट्री एनसीईआरटी थी वो थी एंशिएंट इंडिया के बारे में, और क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, दैट इज अबाउट द मेडिवल इंडिया। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एज फार एज हिस्ट्री गोज एंड एज फार एज द आर्ट एंड कल्चर गोज, द स्टैटिक पोर्शन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, उसके लिए आपको एनसीईआरटीज जो है हमारी मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप उनको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो आप तमिलनाडु बोर्ड की कुछ बुक्स हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके की जो टेक्स्ट बुक्स वाली हमारी जो किताबें हैं जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, दे आर मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर एनी काइंड ऑफ एग्जाम, बीट्स यूपीएससी का, आईएएस एग्जाम की बात करें, यूपीएससी द्वारा लिया जाने वाला असिस्टेंट कमांडेंट, स्टेट पीसीएस या किसी की भी आप बात करते हैं, स्टेट पीसीएस का जनरल हिस्ट्री वाला पोर्शन। अगर आप स्टेट पीसीएस की हिस्ट्री की बात करते हैं, जैसे राजस्थान के स्टूडेंट्स अगर बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री, या यूपी वाले जो बात करते हैं यूपी का हिस्ट्री, या हरियाणा में हरियाणा हिस्ट्री, तो वो आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा। बट एज फार एज द जनरल हिस्ट्री इज कंसर्न, जो इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है एंड द वर्ल्ड हिस्ट्री की बात होती है, वो उसके लिए आपकी एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है। तो लास्ट क्लास में हमने बात किया था, मैंने आपको ब्रीफ टाइमलाइन दिया था इंडियन हिस्ट्री का। तो ये मैं आपको हमेशा बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको बताती हूँ ताकि आपके ब्रेन में अच्छे से स्टिक हो जाए। सिर्फ मेरे लेक्चर्स को सुनते सुनते, इन लेक्चर्स को मेरे साथ पढ़ते पढ़ते आपको ये स्टिक हो जाएगा। तो 2 मिलियन बीसी से लेके 2 से 5 लेते हैं हम इसको, 2 से 5 मिलियन बीसी से लेके, मतलब 2 लाख से 5 लाख साल पहले बीसी से लेके 700 एडी तक का जो टाइम पीरियड है, हम उसको कहते हैं एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड की अगर हम फर्दर डिवीजन करते हैं, क्विकली देख लेते हैं। 5 लाख साल से लेके 10,000 साल बीसी तक जो था वो कौन था? वो था पेलियोलिथिक। 10,000 से लेके 8,000 मीजोलिथिक, 8,000 से लेके 3500 बीसी नियोलिथिक, 3500 बीसी से 1700-1500 बीसी तक था इंडस वैली सिविलाइजेशन। 1500-1700 बीसी में आगमन होता है आर्यंस का, जिसमें शुरू होती है वैदिक एज। तो 1500-1700 से लेके 1000 बीसी तक होती है अर्ली वैदिक पीरियड। 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक होता है लेटर वैदिक पीरियड। 600 बीसी के बाद शुरू होते हैं महाजनपद, फिर बुद्धिज्म जैनिज्म आता है 500 बीसी के आसपास। फिर 300 बीसी में आते हैं मौर्यन एम्पायर, फिर मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन होता है एडी के आसपास, और फिर आते हैं छोटे छोटे एम्पायर्स, जिसमें आता है शुंगा, कानवास, सतवाहनास। साउथ में क्या चल रहा है? संगमेद चल रही है, चेरा चोलास एंड पांड्यास चल रहे हैं। और साथ में फिर क्या होता है, अगर हम एडी में जब हम एंटर कर जाते हैं तो फिर से एक बहुत बड़ी महान किंगडम, बहुत राजा आते हैं, दैट इज गुप्तास। गुप्तास का टाइम पीरियड कितना था? 250 एडी से लेके 550 एडी तक था। 300 साल जो है उन्होंने रूल किया। गुप्तास से पहले भी कुछ 1-2 राजा आए थे, और गुप्तास के बाद भी कुछ 1-2 राजा आते हैं। यहाँ पे हर्षवर्धन आते हैं, और यहाँ पे गुप्तास के बाद भी कुछ राजा आते हैं, सतवाहनास आते हैं, पल्लवास आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमने अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ी हैं, कि क्विक एक टाइमलाइन थी, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो अगर हम 700 एडी से लेके 1000 एडी तक का बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड। 1000 एडी से लेके 1857 एडी तक की बात करते हैं तो हम कहते हैं लेटर मेडिवल पीरियड। और 1857 की जब हमारे देश में क्रांति हुई थी तो उसके बाद वाले टाइम पीरियड को कहते हैं मॉडर्न इंडिया, और उसके बाद जो होते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, तो टाइमलाइन पीरियड अगर हम 700 से 1750 एडी में हम डिटेल में देखते हैं तो 700 से लेके 1000 एडी तक जो था अर्ली मेडिवल पीरियड था, जिसमें 1000 से लेके 1200 तक अगर हम बात करते हैं तो राजपूत किंगडम डोमिनेट करती है। 1200 से 1556 में दिल्ली सल्तनत आती है। 1556 से 1707 में आती है मुगल डायनेस्टी, और फिर 1700 से 1757 तक आते हैं लेटर मुगल्स, विच वर नॉट दैट पावरफुल। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर में हम ये बात कर रहे हैं कि 700 से लेके 1750 एडी तक मेडिवल पीरियड में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहले क्या हो रहा था एंशिएंट में, फिर मेडिवल में धीरे धीरे हमको बदलाव देखने को मिलते हैं। तो हमने क्या क्या देखना है इसमें हमने देखना है चेंज इन कार्टोग्राफी,
टर्मिनोलॉजीज में चेंज इन सोर्स यूज बाय हिस्टोरियंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, लैंड यूज, सोसाइटी, इन सब में हमने चेंजेस देखने हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा है, अभी तक हमने कार्टोग्राफी में क्या क्या चेंजेस आए ये देखा। कार्टोग्राफी क्या होता था, कार्टोग्राफी आर्ट में ऑफ मेकिंग मैप्स होता था। तो हमने बात किया अल इडरिसी ने किस तरीके का, ये अल इडरिसी का बना हुआ मैप है जो कि 1154 में बनाया गया था। अरब स्कॉलर थे वो, अरब जोग्राफर, उन्होंने ये इस तरीके का मैप बनाया था। 1154 एडी में बनाया था, जबकि बहुत सारी चीजें डेवलप नहीं हुई थी उस टाइम पे बनाया गया, ये रफ स्केच है। फिर हमने बात की 1720 में जो है फ्रेंच कार्टोग्राफर होते हैं गुलीमे डी आइले। गुलीमे डी आइले जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक अच्छा मैप बनाते हैं। दिस इज इंडियाज मैप। देखिए इसमें इंडिया ऑलमोस्ट वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा है, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने बात किया टर्मिनोलॉजीज में क्या क्या चेंज हुआ। पहले फॉरेनर का मतलब क्या था, हिंदुस्तान का मतलब क्या था, इस तरीके से टर्मिनोलॉजीज चेंज होती गई। चेंज इन द सोर्सेज, पहले जो हिस्टोरियंस थे वो पढ़ रहे थे कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्ट और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स के बारे में से पढ़ते थे हिस्ट्री के बारे में। अब क्या कह रहा, अब जो है पेपर का एडवेंट हो गया। चाइना ने सबसे पहले पेपर बनाया था, बट अब धीरे धीरे मेडिवल इंडिया की शुरुआत होते होते पूरे वर्ल्ड में जो है पेपर का ट्रेड की वजह से पेपर का जो कॉन्सेप्ट था, जो उसका सीक्रेट था कि पेपर कैसे बनेगा, वो फैलने लग गया। तो सबके पास पेपर अवेलेबल हो गया, तो लोगों ने पेपर पे लिखना शुरू कर दिया, कॉपीज बनाई जाने लगी। अब लोग लिख लिख के कॉपी बना रहे हैं, तो एक कॉपी जो होती थी दूसरी कॉपी से डिफरेंट हो जाती थी। अगर उस दूसरी डिफरेंट कॉपी को कोई और कॉपी करेगा फर्दर, तो धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हो गए, जो कि इंडिविजुअलिस्टिक चेंजेस थे। या फिर मान लीजिए मैंने कोई टेक्स्ट पढ़ा, मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने उसे कुछ लिख दिया, मतलब एज इट इज कॉपी ना करके मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल बुक रिव्यू जिस तरीके से लिखे जाते हैं उस तरीके से मैंने लिख दिया, तो जो पर्सन जो पढ़ेगा उसको वो उसी तरीके से इन्फर करेगा जो मैंने लिखा है। तो जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो लेटर ऑन जो चीजें थी उससे काफी बदलने लगा, क्योंकि हो क्या रहा था, प्रिंटिंग प्रेस अवेलेबल नहीं थी, तो लोग हाथों से लिख लिख के कॉपी बनाते थे। आपको याद होगा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि पहले जो होता था फोटोकॉपी भी नहीं होता था, मतलब इतना इजीली अवेलेबल फोटोकॉपी नहीं होता था, मतलब कॉस्टली होता था। एक एक पेज जो होता है 1 रुपीज में फोटोकॉपी होता था, तो वो ऐसे नोट्स कॉपी कराने के लिए नहीं किया जाता था। उस टाइम पे फोटोकॉपी को किस लिए यूज करते थे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना सर्टिफिकेट को फोटोकॉपी करा के ले आते थे, लाइक बंच बना के उसका। तो वो इस तरीके से किया जाता था बिकॉज इट वॉज कॉस्टली। हम क्या करते थे, आपको याद होगा, एक कार्बन लगाते थे नीचे और उसके नीचे लिखना शुरू करते थे, कार्बन कॉपीज बनते थे। अपने दोस्तों के लिए बनाते थे कि ठीक है, एक्चुअली मेरे टाइम में तो बनता था, अपने दोस्तों के लिए आप बनाते हो नोट्स की भाई मेरे लिए प्लीज नोट्स बना देना, और एक कार्बन कॉपी रखते थे, उसके नीचे एक पेपर रख लेते थे और जिसको भी देना होता था आप दे देते थे। स्कूल टाइम की बात बता रही हूँ, ठीक है। तो कार्बन कॉपीज जो होती थी ये बन जाती थी, क्योंकि प्रेस जो है, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, कार्बन कॉपीज नहीं, आई एम सॉरी, हाथ से लिख लिख के बनाई जाती थी, कार्बन अवेलेबल नहीं था, तो एक कॉपी जो थी दूसरी कॉपी से थोड़ी थोड़ी बदलती जाती थी, ठीक है। फिर हमने देखा कि मिनिएचर पेंटिंग्स यूज होना शुरू हो गए थे। अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था दीवारों पे पेंटिंग कर रहे थे, गुफा की दीवारों पे कर रहे थे। अब क्या हो गया, हमने पेपर के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, तो पेपर के ऊपर ही छोटे छोटे से बुक के अंदर आपको पेंटिंग मिलेंगे। ये सारे चेंजेस जो थे अभी तक हमने पढ़े थे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट तरीके की चेंजेस की, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप। टेक्नोलॉजी जो थी और क्रॉप जो थी वहां की, उसमें क्या क्या चेंजेस आए मेडिवल पीरियड में। तो अगर आप देखेंगे 700 से 1750 एडी तक अगर आप देखेंगे तो कई नई टेक्नोलॉजीज और कई नई तरीके की फसलें जो है हमारे देश में आती हैं इस सब कॉन्टिनेंट में। सिर्फ ये हमारे देश की बात नहीं हो रही, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात होती है, क्योंकि जो भारत पाकिस्तान का डिवीजन, भारत बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब लेटर ऑन क्रिएट हुए हैं, ये उससे पहले की हिस्ट्री आ रही है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात होगी जब भी हमारी बात होगी। तो चेंजेस जो थे वो कैसे हो रहे थे, अलॉन्ग विद पीपल हु बॉट देयर आइडियाज विद देम एज वेल। अब मान लीजिए कोई चाइना से स्कॉलर आ रहे हैं, कोई अरब से स्कॉलर आ रहे हैं, कोई ईरान से कोई आ रहे हैं लोग, जो हमारे यहाँ पे आके मिक्सअप होंगे, तो वो क्या करेंगे, अपनी चीजें भी लेकर आएंगे, वो दिखाएंगे अच्छा देखो ये चाय है। तो उस तरीके से फिर हमारे लोगों ने देखा अच्छा ये चाय क्या होती है, तो फिर उन्होंने खुद बना के देखा, फिर उन्होंने कहा ठीक है यार बहुत अच्छा लगा, इसका एक बड़ा कंसाइनमेंट हमारे पास भिजवा दो, वी विल परचेज इट। तो इस तरीके से हुआ था। तो नई टेक्नोलॉजीज में अगर हम बात करते हैं तो पर्शियन व्हील आ गया था। ये देखिए, ये पर्शियन व्हील है, उसको आप कुएं के ऊपर लगा देंगे, पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, जो कि पानी निकालेगा। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। जो स्पिनिंग व्हील है, जो चरखा काटते हैं, वो हमारे देश की खोज नहीं है, वो दूसरे देश से हमारे देश में आया। स्पिनिंग व्हील आया जिससे कि स्पिन कर करके कपड़ा बनाया जाने लगा धीरे धीरे। पर्शियन व्हील आया जिससे इरिगेशन में हमको मदद मिली। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, अभी तक फायर आर्म्स यूज नहीं किए जा रहे थे लड़ाइयों में, अब फायर आर्म्स का यूज होने लगा। न्यू फूड एंड बेवरेजेस में आया, पोटैटो आया, आलू, कॉर्न आ गया, मिर्चियां आ गई, टी, कॉफी, ये सारी चीजें जो है बाहर के देशों से हमारे देश में आई। जो बाहर के लोग थे वो लेकर आते थे अपने साथ, हमारे वहां के लोग जो थे वो देखते थे कि अच्छा ये क्या है,
क्यूरियस होके फिर वो ऑर्डर प्लेस करते होंगे और फिर धीरे धीरे वो हमारे कल्चर में अडॉप्ट होती गई। पॉलिटी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या चेंजेस हुए? There was a period when group of people traveled long distances in search of opportunity. अब मैंने आपको पहले बताया था लास्ट 6th क्लास में भी कि लोग जब भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो एक चीज समझ जाओ, अगर वो एक्सप्लोरेशन भी कर रहे हैं तो एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है? साथ में उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा इन्वॉल्व होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस हो सकते हैं, आर्टिस्ट है या कोई नाविक है जिसको सिर्फ और सिर्फ समुद्र में घूमना पसंद है, उसे इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, बट चाहते ना चाहते हुए वो भी इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट जरूर करेगा। वो भी अपने साथ कोई चीज लेकर आएगा, उसे भी खाना खाना है, उसे भी और चीजें चाहिए, तो वो ट्रेड करेगा, बार्टर सिस्टम। मेरी वाली चीजें हैं वो दे दो, ले लो आप, मेरे को अपनी वाली चीजें दे दो, इस टाइप से चीजें होंगी। तो जो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज थी बेसिकली उसको देखने के लिए जो है लोग ट्रैवल किया करते थे। तो एक जो ग्रुप था, ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर राजपूत। मैंने बताया अभी आपको, हमने देखा था, हम पढ़ेंगे डिटेल में। राजपूत जो थे इस टाइम पे काफी ज्यादा एक प्रोमिनेंट जो है क्लास हुआ करती थी। तो राजपुत्र से इसका नाम राजपूत पड़ा है। राजपुत्र का मतलब होता है सन ऑफ अ रूलर, किसी राजा का बेटा उसे राजपुत्र कहा जाता। तो राजपूत जो कम्युनिटी थी 8 से लेके 14 सेंचुरी के बीच में ये जो टर्म है ये यूज रही, और ये इस टाइम पे राजपूत जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या होता था? जनरली एक ग्रुप ऑफ वॉरियर जो लड़ाई किया करते थे, वॉरियर्स होते थे, वो उस ग्रुप को कहा जाता है। क्षत्रिय कास्ट होती थी, उनको स्टेटस मिला हुआ था क्षत्रिय कास्ट का। अगर राजपूतों के बारे में, ये एनसीईआरटी बोल रही है, मैं कुछ नहीं बोल रही, मेरे व्यूज नहीं है, तो अगर आप राजपूत के बारे में जो एनसीईआरटी बोलती है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जो ये जो टर्म है इंक्लूड नॉट जस्ट रूलर्स एंड chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies। उनको भी राजपूत का दर्जा दिया गया था। राजपूत जो कौम होगी वो क्या करती थी? वो बहुत ज्यादा वेलर शो करती थी, वो बहुत ज्यादा बहादुर कौम मानी जाती थी, और ऑनेस्टी उनका एक बहुत बड़ा कैरेक्टर होता था। एक्सट्रीम वेलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर द क्वालिटीज। तो ये उनके एट्रीब्यूट्स होते थे कुछ। तो ये जो है उस टाइम पे बहुत प्रोमिनेंट हुए। अदर जो प्रोमिनेंट ग्रुप होते थे उसमें आता था मराठा, सिख, जट्स, अहोम्स एंड कायस्थास। कायस्थास जो कम्युनिटी है वो कौन सी होती थी? वो कम्युनिटी काम करती थी कास्ट ऑफ ए स्क्राइब एंड सेक्रेटरीज। मतलब वो क्या काम करते थे? अगर राजा कुछ भी बोल रहा है तो उनके नोट्स लेने का काम करते थे, या राजा को कुछ लिखवाना है तो वो उसको लिख दिया करते थे, और उनका जितना भी सेक्रेटरीट वर्क होता था उसका काम किया करते थे, मतलब लेखा जोखा रखना, ये सब करना वो कायस्थ लोग किया करते थे। एंड ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी टू ऑफ द एजेस टू बिकम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। अब ये इतना इंपॉर्टेंट चीजों का लॉग रखते थे, मतलब इतने इंपॉर्टेंट कायस्थ जो कम्युनिटी है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो है, राजा के सारे रिकॉर्ड्स उनके पास रहेंगे। राजा बताएगा अच्छा वहां पे उस स्टेट में मेरी वहां पे लैंड पड़ी है, उससे मुझे इतना ये लेना है, मतलब जो भी लेखा जोखा एवरीथिंग वो उनके पास होता था। तो अब आप समझ रहे उनके पास इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये धीरे धीरे पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है ये क्लास। फिर क्या देखा हमने? चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न देखा हमने कि लैंड यूज जो था बिल्कुल चेंज होने लगा था। हैबिटेट फोर्स्ड चेंज इन देयर हैबिटेट फोर्स मेनी फॉरेस्ट डेवलपर्स टू माइग्रेट। अब क्या हुआ था? फॉरेस्ट जो है धीरे धीरे काटे जाने लगे थे क्योंकि उसके अंदर हैबिटेशन शुरू हो गए थे। जो फॉरेस्ट डेवलपर्स होते थे उनको वहां से माइग्रेट करना पड़ता था, जो कि वहां की ट्राइब्स होंगी, जो ट्राइबल पीपल होंगे, जो जंगल में रहेंगे। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड। लोगों ने क्या करा था? वहां पे उस जमीनों को साफ कर करके उस पर एग्रीकल्चर शुरू कर दिया था। नए नए पीजेंट ग्रुप्स आ गए थे, किसानों के ग्रुप आ गए थे। ग्रेजुअली बिगिन टू इन्फ्लुएंस द रीजनल मार्केट, चीफ्टेंस, प्रीस्ट। अब जो किसान जो हैं, जो सारे अपनी टिलिंग कर रहे हैं, जो वो फसलें उगा रहे हैं, उन्होंने अपना ग्रुपिज्म बना लिया और वो इतने पावरफुल ग्रुप्स बन गए धीरे धीरे कि उन्होंने जो है मार्केट के ऊपर इन्फ्लुएंस शो करना शुरू कर दिया, और उन्होंने मतलब राजा के ऊपर भी उनका इन्फ्लुएंस था। आप लेटर ऑन देखेंगे जब हम 1857 के बारे में बात करेंगे मॉडर्न इंडिया, तो हम देखेंगे पीजेंट रिवोल्ट्स हो रहे हैं। मतलब वो इतने पावरफुल होते थे कि वो सारे एक साथ मिलके रिवोल्ट भी कर दिया करते थे, राइट? क्यों कर पाएंगे वो? जब उनके बीच में यूनिटी होगी तभी। They became the part of large complex societies and were required to pay taxes। अब इनको तो पे करना पड़ता था टैक्स। हमने देखा था 1/6 ऑफ देयर जो प्रोड्यूस होता था उसको पे करते थे, जिसको भागा बोलते हैं। काफी देर से पे कर रहे हैं, मौर्यन से भी पहले से। Some possess more productive land, other also kept cattle, ये सब वो रखा करते थे। तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज अमंग पीजेंट्स। अब क्या हुआ था? कुछ छोटे किसान थे, कुछ छोटे बड़े किसान थे, कुछ ऐसे किसान थे जो कि डायरेक्टली किसान में इन्वॉल्व नहीं होते थे, उनके पास बहुत सारी लैंड है, उन्होंने छोटे छोटे किसानों को एंगेज करके रखा है और उनसे काम करवा रहे हैं, जमींदार टाइप्स। तो कुछ जो थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गए, लैंडलॉर्ड टाइप्स बन गए। कुछ जो थे छोटे किसान रह गए। तो हमें सोसाइटी के अंदर चेंज दिखने को मिलेगा। और चेंज अगर सोसाइटी की में बात करते हैं तो इस पीरियड तक, मेडिवल पीरियड जो है,
इस पीरियड के अंदर क्या हुआ था, काफी कास्ट सिस्टम जो है बुरी तरीके से आ गया था. सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज एंड सब कास्ट. बहुत सारे सब कास्ट इमर्ज हो गए एक ही कास्ट के बीच में. दे वर रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन. जो कास्ट होती थी स्टार्टिंग में क्या हुआ था, देखिए जब आप वर्णा सिस्टम की स्टार्टिंग देखेंगे, हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, तब क्या था, तब जो था काम के बेस पे जाति बनाई गई थी. ऐसा कोई छोटा बड़ा काम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उस काम को, जो छोटा अनइम्पॉर्टेंट काम था, उसको छोटा काम माने जाने लगा. जिस काम के अंदर बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है उसको बड़ा काम माना जाने लगा. और इस तरीके से साल दर साल बीतते गए और कास्ट सिस्टम जो है और ज्यादा रिजिड होता गया. तो ये जो वो टाइम पीरियड है जिसमें कास्ट सिस्टम आपको बहुत रिजिड तरीके से देखने को मिलेगा. They ranked on the basis of their background and their occupations. Ranks varied according to power, influence and resources. उसके अकॉर्डिंग उनको रैंक दी जाती थी. The status of same जाति could vary from area to area. ऐसा भी होता था कि एक जाति एक एरिया में काफी अच्छी इन्फ्लुएंशियल और दूसरे एरिया में उसको कुछ ना माना जाए. जातिस framed their own rules, regulation to manage the conduct of their members. The regulation were forced by the assembly of elders. इसको जाति पंचायत कहा जाता था, जैसे हरियाणा में खाप पंचायत होती है, राइट. अलग अलग जातियों ने अपना ग्रुपिज्म तो बनाएंगे, उनके जो एल्डरली लोग हैं, जो उसी जाति के पावरफुल लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो उसके मेंबर बन जाया करते थे, पंचायत बना लिया करते थे वो. तो कोई भी जो उनके लोकल प्रॉब्लम्स होते थे या कोई भी डिसीजन लेना है तो वो सारे पंचायत में डिस्कस किए जाते थे. अब आप ये मत सोचिएगा कि हरियाणा में जो खाप पंचायत, अगर मैंने एग्जाम्पल दे दिया तो इट इज ऑलवेज डूइंग द नेगेटिव थिंग्स. नो, इट इज नॉट ऑलवेज डूइंग द नेगेटिव थिंग्स. वो क्या करते हैं, वो सारी चीजों को, मैटर को डिस्कस करते हैं. उसमें बहुत सारे मैटर होते हैं. उसमें सिंचाई से रिलेटेड मैटर होता है, क्रॉप से रिलेटेड मैटर होता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर होता है, लेकिन उसके अंदर फिर ये सारे मैटर भी होंगे, पर्सनल अफेयर्स से रिलेटेड मैटर. तो वो क्या करते हैं, इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि लोगों की पर्सनल लाइफ को तक को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर चीज के नेगेटिव इफेक्ट्स तो है ही. तो खाप पंचायत की जो इमेज जो है ऑल ओवर इंडिया में आती है इमर्ज होके, वो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट कि भाई उन्होंने सेम कास्ट में, अगर सेम गोत्र में शादी हो रही है तो जस्ट किल बोथ द पार्टनर्स. तो उस तरीके की जो चीजें होती हैं वो नेगेटिव चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाती है, बट उनके पॉजिटिव काम जो है हाईलाइट कभी नहीं होते. तो जाति वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज. तो सभी जगह से ये देखिए तब से चल रहा है. ग्रुपिज्म होते हैं, अलग अलग कास्ट के अलग अलग गाँव में पंचायतें बनाई जाती हैं, वो डिसीजन मेकिंग का काम करती है. तो इस तरीके से काम किया जाता है. तो सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय chieftain. Together they were only one small unit of a state. अब ये वही सिस्टम है, विलेज लेवल पे सिस्टम चलेगा, फिर बहुत सारे विलेज के एक और ब्लॉक बनाएंगे, फिर वो ब्लॉक, फिर स्टेट, फिर उसके ऊपर राजा होगा. हमने जो पहले बात किया था. तो इस तरीके से पॉलिटी के अंदर चेंजेस थे. चेंजेस इन रीजन एंड एम्पायर. तो इस टाइम पे क्या हुआ था, रीजन जो थे और उसके जो एम्पायर थे वो भी चेंज होते जा रहे थे. जो पुराने रूलर्स थे, जो 200, 300, 340 उससे भी ज्यादा सालों तक रूल करके गए थे, उसके चेंज होके दूसरे राजा आ गए, तो उनका अपना अपना एरियाज होता था. ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक चोलास, खिलजीज, तुगलक, मुगल वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल. ये जो कुछ ऐसे ऐसे बड़े बड़े किंग्स हैं, चोलास हो गए, तुगलक्स हो गए, मुगल्स हो गए, इन्होंने इतने बड़े बड़े एम्पायर पे रूल किया, बहुत बड़े बड़े एम्पायर पे. संस्कृत प्रशस्ति है एक प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत गियासुद्दीन बलबन. एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर. एक जो प्रशस्ति है जो संस्कृत में लिखी गई, उसने बताया है कि जो गियासुद्दीन बलबन जो था 1266 से लेकर 1287 तक का जो उसका टाइम पीरियड था रूलिंग का, वो बहुत बड़ा उसका वास्ट एम्पायर था. स्ट्रेच कहां से करता था, बंगाल से लेके ईस्ट टू गजनी, गजाना इन द अफगानिस्तान. मतलब बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक आप देखिए पूरा नॉर्थ इंडिया उसके पूरे के पूरे पार्ट में था. एंड इन द वेस्ट एंड इंक्लूड ऑल साउथ इंडिया, पूरा साउथ इंडिया भी उसी के पास था. तो ये सारा इतना बड़ा प्रशस्ति में लिखा गया है कि भाई इतने बड़े बड़े राजा हुए कि उनके पास इतना बड़ा बड़ा एम्पायर था. प्रोविंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसके रीजन को दिखाया जा रहा है. दिस यू कैन रीड, हम वो डिटेल में पढ़ेंगे. फिर डिक्लाइन होता है मुगल एम्पायर का 18th सेंचुरी के आसपास, लेड टू री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacy of big and small state that had ruled over them. तो अभी क्या होता है, मतलब हम पूरे उसकी बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, बड़े बड़े किंगडम्स जो आते हैं उनका भी डिक्लाइन होता है, और उसके बाद छोटे छोटे जो है, जो उनके ऐसे लोग जो आर्मी को देख रहे थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं. तो इस टाइप से हम जो है इस चैप्टर में चीजें पढ़ेंगे. लैंग्वेज एंड रीजन में चेंजेस देखने पड़ेंगे, देखेंगे हम. चेंजेस इन रिलीजन, रिलीजन में क्या चेंज आया, डीपली पर्सनल हो गया. पीपल बिलीव इन डिवाइन एंड वॉज समटाइम डीपली पर्सनल बट मोर
यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव बिलीफ था, सुपर नेचुरल एजेंसी, रिलीजन होता है, कोई एक भगवान होता है, ये कलेक्टिव बिलीफ था लोगों का। वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। रिलीजन जो था उस टाइम पे, भगवान को मानते थे हम, वो तो पहले से मान रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी, उन सबको हम मान रहे हैं। तो इस जो पीरियड का मेजर डेवलपमेंट क्या था, इमर्जेंस ऑफ द आइडियाज ऑफ भक्ति। मैंने आपको बताया था जब चैप्टर हम खत्म कर रहे थे एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट इंडिया जब खत्म हो रहा है तो भक्ति कल्ट एक आ रहा है। भक्ति क्या है, पर्सनली वो अपनी डेटी को, पर्सनल डेटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट एंड एलॉबरेट रिचुअल्स। लोग बहुत सारे पूजा पाठ कर्म कांड से बहुत परेशान थे, तो एक भक्ति कल्चर आता है जिसमें क्या होता है, जो भी भक्ति कर रहा है, जो भी इंडिविजुअल उसके जो भक्ति में लीन है, उसको किसी की भी जरूरत नहीं है, ना उसे किसी पुजारी की जरूरत है, ना बहुत सारा यज्ञ करने की जरूरत है, ना बलि चढ़ाने की जरूरत है। तो इस टाइम पे भक्ति आता है। सोशल वर्ल्ड में क्या होता है, एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दीज ग्रुप्स ऑल्टर्ड, सो डिड देयर बिलीव्स। इट वाज ड्यूरिंग दैट दिस पीरियड दैट चेंजेस अकर्ड इन हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। और हमें क्या देखने को मिलता है इस टाइम पे, बर्थ ऑफ इस्लाम एज अ न्यू रिलीजन। ये वो टाइम पीरियड था जब इस्लाम का जन्म होता है और एक न्यू रिलीजन के फॉर्म में इस्लाम आता है। ठीक है, हिंदुइज्म में क्या होता था, चेंजेस क्या क्या हुए, वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज, कुछ नए भगवान आ गए, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी, जो राजा थे उन्होंने अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाए, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण एंड प्रीस्ट एज डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी। फिर से जो था ब्राह्मण और प्रीस्ट कम्युनिटी डोमिनेट कर रही थी। संस्कृत की नॉलेज जो थी, टैक्स अर्न द ब्राह्मण से लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, क्योंकि उनको संस्कृत पढ़नी आती थी, इसीलिए वो लोग वेदों को पढ़ पाते थे, राइट। तो इसलिए उनको इंपॉर्टेंस मिलती थी। देयर डोमिनेंट पोजीशन वाज कंसोलिडेटेड बाय सपोर्ट ऑफ देयर पेट्रन्स। ओके, तो वो जो राजा थे उनको पेट्राइज करते थे, राइट। बर्थ ऑफ न्यू रिलीजन में क्या आता है, नए रिलीजन में इस्लाम का जन्म होता है। इस्लाम में क्या होता है, दिस वाज आल्सो द पीरियड न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट बॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान। इस्लाम का जन्म हो चुका था, लेकिन हमारे देश में जन्म होता है इस्लाम का, हमारे सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम आता है। वो जो थे कौन लेकर आ रहे थे, मर्चेंट एंड माइग्रेंट जो थे वो लेकर आए होली कुरान टू इंडिया इन 7th सेंचुरी। तो 600 AD के आसपास जो है हमारे देश में आगमन होता है इस्लाम का। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ गॉड अल्लाह। उनके लिए जो है कुरान उनकी सबसे ज्यादा सॉवरेन बुक है, और गॉड और अल्लाह जो है सुप्रीम उनका गॉड है। सो मेनी रूलर्स वर पेट्रन्स ऑफ इस्लाम एंड द उल्मा। learned theologians and jurists like Hinduism, Islam was interpreted in variety of ways by their followers। अब आप देखिए अरब की साइड से हमारे पास बहुत सारे ट्रैवलर्स आ रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो साथ में कुरान भी लेकर आ रहे हैं, इस्लाम भी लेकर आ रहे हैं। तो इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं हमारे देश में सब कॉन्टिनेंट में फैल रही थी। तो शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम जो थे, देयर वर द शिया मुस्लिम जो वो बिलीव करते थे प्रॉफिट मोहम्मद पर, शिया जो होते हैं वो बिलीव करते हैं प्रॉफिट मोहम्मद के सन इन लॉ अली के ऊपर, और जो सुन्नी होते हैं वो एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ अर्ली लीडर्स खलीफास ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफास। तो ये जो दो मेजर डिविजन्स हैं इस्लाम के अंदर भी, शियाज एंड सुन्नी। So there were other important difference between various school of law, Hanafis and Shafis mainly in India, and in technology of mystic tradition। जब आप इस्लामिक कल्चर को जब पढ़ेंगे तब आपको ये बहुत सारे डिफरेंसेस समझ में आएंगे। अभी हम सिर्फ सुपरफिशियल देखेंगे तो हम सिर्फ शिया और सुन्नी का डिफरेंस देख सकते हैं। जो लोग मुस्लिम लॉ पढ़ते हैं इन देयर पार्ट ऑफ देयर करिकुलम, उनको पता होता है हनाफी और शाफी जो होते हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस है, उनके रिलीजियस टेनेट्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल पीरियड की, तो उसमें क्या था, द स्टडी ऑफ द टाइम इज मेड इजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट्स। इन द मिडल 19th सेंचुरी जो था, ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पार्ट, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस डिविजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया the religion of the rulers were the only important historical change and they were no other significant development in the economy society। मतलब एक हिस्ट्री के कुछ हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इस तरीके से भी डिवाइड किया कि हिंदू रूल रहा मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में, मुस्लिम रूल रहा मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में, और ब्रिटिश रूल रहा मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में। तो मोस्ट हिस्टोरियन टुक इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स द मेजर एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ द पास्ट। तो जब आप हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, अलग अलग परस्पेक्टिव से हम पढ़ते हैं हिस्ट्री को। अगर अलग अलग हिस्टोरियन है, मान लीजिए मुझे आप कहेंगे, ये आपको कहा जाएगा, जो लोग भी आप मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आपको कहा जाए कि इस टाइम की प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है उसको लिखो।
मतलब यू जस्ट स्टार्ट राइटिंग अ बुक जिसमें आप प्रेजेंट टाइम के बारे में लिखना शुरू करो। आप अपने पर्सपेक्टिव से लिखेंगे। हो सकता है आपका इंक्लिनेशन ज्यादा पॉलिटिकल हो तो आप पॉलिटिकल क्लास के बारे में लिखेंगे। आप ये बताएंगे कि भाई ये रूलिंग पार्टी है, इसके ने ये चेंजेस किए हैं, दूसरी रूलिंग पार्टी का कोई से नहीं है, व्हाटएवर। ओके, मुझे आप बोलेंगे कि आप लिखो इस बारे में, तो हो सकता है मेरा साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो मैं शायद साइंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे के लिखूं कि भाई साइंटिफिक डेवलपमेंट इस टाइम पे इस तरीके से हो रहे हैं, एंड थोड़ा सा मैं फिलोसफिकल एलिमेंट को उसमें डाल दूं, ज्योग्राफिकल डालूं कि भाई रीजन जो है इसमें ये चेंजेस आ रहे हैं। क्लाइमेट के बारे में मैं जरूर बात करूंगी, जो सीजन चेंज देखने को मुझे मिल रहा है। तो एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि जो जो पर्सन हिस्ट्री लिख रहा है वो उसके परस्पेक्टिव से लिखता है हमेशा, ठीक है। तो हिस्ट्री की सबसे खास बात यही होती है, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं आपको अपना दिमाग एकदम ओपन रखना पड़ता है, कोई प्री कंसीव नोशन नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप उसको हिस्ट्री की तरह पढ़ते जाएंगे। चाहे हिंदुइज्म के बारे में बात हो, चाहे इस्लाम के बारे में बात हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के बारे में बात हो, चाहे कास्ट सिस्टम के बारे में बात हो, विदाउट डूइंग एनी डिबेट यू हैव टू जस्ट रीड इट एंड इम्बाइब द इंफॉर्मेशन। लेटर ऑन आपको बैठना है, जब आप पढ़ने के बाद जब शांति से बैठते हैं तब आप कंसोलिडेट करिए, तब आप सोचिए कि किस तरीके से चेंजेस आए, अब उसका क्या इफेक्ट देखने को हमें मिल रहा है। सो दिस वाज द चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 7। क्लास 7 में हम मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे। तो ये पहले चैप्टर में मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 में। तो ये जो मेडिवल हिस्ट्री जो आप क्लास 7 में पढ़ेंगे वो हिस्ट्री, उतनी हिस्ट्री जानना आपको बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा डीप डाउन डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बट जितना किताब में लिखा हुआ है उतना हम जरूर पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सीरीज आप एंजॉय कर रहे हैं। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।